स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में ट्रिब्यूनल्स के विषय में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको देखेंगे। ट्रिब्यूनल्स, ये इसको आप लोअर कोर्ट्स भी कह सकते हैं। कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं। वो पर्टिकुलर मैटर उस स्टार्टिंग में उसी कोर्ट में जाएगा और उसके बाद वहाँ से फिर आगे अपील हो सकती है अगर वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है तो ये भारत के संविधान के पार्ट 14A में दिया है और दो ही आर्टिकल हैं, 323A 323B। ठीक है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42वां संशोधन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उससे ये पार्ट ऐड किया गया है। ये दो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। दो आर्टिकल्स हमको हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। किसके लिए, किस संबंध में? जो भी डिस्प्यूट्स रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट के संबंध में कोई डिस्प्यूट है या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनकी सैलरी, उनके फैसिलिटीज, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उनके अगेंस्ट, उसके संबंध में डिस्प्यूट है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं 323A के तहत। और 323B में तमाम दूसरे मुद्दे, ये एम्प्लॉयज के अलावा और दूसरे मुद्दे के विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं। इसमें टैक्स मैटर भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट भी हो सकता है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हो सकते हैं, रेंट सीलिंग हो सकता है। ठीक है, अर्बन प्रॉपर्टी पे रेंट सीलिंग जो होता है, तो और भी तमाम मुद्दे हो सकते हैं। हर मैटर्स के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर अगर कोई ट्रिब्यूनल है तो पर्सन के लिए इजी होता है, वहाँ थोड़ा फास्ट जजमेंट भी होता है और वो पहले जिसको जो भी डिस्प्यूट है पहले उस ट्रिब्यूनल में जाएगा। अगर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हाई अथॉरिटी के पास जाएगा, हाई मतलब हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो पहले 323A देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो एम्प्लॉयज के लिए है, इसलिए है ये एडजुडिकेशन एंड ट्रायल, उस पर जजमेंट देना, उसको एडजुकेट करना कि कौन सही है कौन गलत है, और पूरा ट्रायल की प्रोसीडिंग्स करना। कौन से डिस्प्यूट्स का? डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट। अगर भर्ती से संबंध में कुछ डिस्प्यूट आ गया है, कंप्लेंट आ गई है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगी। और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के, वो रिक्रूटमेंट के बाद कुछ भी डिस्प्यूट हुआ कि हमको सैलरी कम है, हमारी पैरिटी नहीं है सैलरी की दूसरों से, लीव्स के संबंध में डिस्प्यूट है, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया उसके विषय में एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं है, तो वो डिस्प्यूट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन एम्प्लॉयज कवर्ड है ये इस आर्टिकल में? पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स। जो भी पब्लिक सर्विस में अपॉइंट किए गए हैं, किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कोई लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी के द्वारा। जो वो अथॉरिटी चाहे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है या फिर बाहर भी है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो भी कवर्ड है, उसके एम्प्लॉयज भी कवर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कवर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कवर्ड है। इसके अलावा एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो कंपनीज के एम्प्लॉयज भी कवर्ड है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आर्टिकल 323A ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो एक कानून बनाएगा और ये ऐसी ट्रिब्यूनल्स का गठन करे, स्थापना करे। ठीक है, तो जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी वो उसमें क्या प्रावधान होंगे? ऑल्दो कानून बन चुका है तो उसके प्रावधान क्या क्या अलाउ किए गए हैं संविधान द्वारा। देखिए, प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द यूनियन। सेंट्रल के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किसी राज्य में दो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं होंगे, उनकी बेंचेज हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ही होगा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए हर राज्य के लिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सिंगल बना दिया गया जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल,
यूपी बिहार या मध्य प्रदेश का मिला करके एक हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर हर राज्य का अलग अलग भी हो सकता है। ये पावर है सेंट्रल, ये पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है, वो इसको डिसाइड कर सकती है कि किस किस राज्य में कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन होगा। इसके अलावा वो कानून जो बनेगा उसमें उसका जुरिस्डिक्शन भी लिखा होगा हर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, कि वो क्या क्या मैटर्स देखेंगी, किस किस एरिया के मैटर्स देखेंगी, उसकी पावर्स भी लिखी होंगी और उसकी अथॉरिटी भी लिखी होगी। एक एक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन, पावर्स, अथॉरिटी लिखी होगी। पावर्स में आपका अपनी पनिशमेंट, अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की भी पावर होगी, ठीक है। इसके अलावा जो कानून बनेगा उसमें प्रोसीजर भी लिखा होगा कि ट्रिब्यूनल में जो कामकाज होगा वो क्या तरीके से होगा, किस प्रोसीजर से होगा, ठीक है। इसमें इस प्रोसीजर में जो रूल्स ऑफ एविडेंस है, कैसे कैसे एविडेंस प्रस्तुत करना होगा, लिमिटेशन का प्रावधान भी होगा, कितने समय के बाद कंप्लेंट नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये नहीं कि अनलिमिटेड समय तक कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो कानून बनेगा वो दूसरी अन्य कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन खत्म कर सकता है, ठीक है, कि ये मैटर्स पे केवल ये ट्रिब्यूनल ही देखेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस डिस्प्यूट से मैटर, रिक्रूटमेंट का हो, कंडीशंस ऑफ सर्विस हो, ये दूसरी कोई कोर्ट नहीं देख सकती, केवल वो ट्रिब्यूनल ही देखेगा। ऑल्दो उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं आगे जाकर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे दूसरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाना ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 136 के तहत जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन और सभी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन खत्म किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अन्य जरूरी प्रावधान पार्लियामेंट को लगे इस संबंध में, उसकी फीस वगैरह के संबंध में, अन्य मुद्दों पे, ताकि वो ट्रिब्यूनल्स इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए और केसेस का स्पीडी डिस्पोजल कर पाए और अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करवा पाए, लागू करवा पाए, उसके लिए भी जरूरी प्रावधान पार्लियामेंट को बनाने की पावर है, ठीक है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पर्पस क्या है, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू एग्रीव पब्लिक सर्वेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको स्पीडी, बहुत तेज से जस्टिस मिले और इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा उनका खर्चा भी ना हो। अच्छा, जो हमने कहा था कि अभी पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है, ठीक है, किस लिए पावर दे दी गई है, वो कानून बनाने की। तो पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज करके एक एक्ट बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ठीक है। तो 1976 में ये वाला अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद 1985 में ये एक्ट आया। इसमें एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी एक्ट ने, ठीक है, किस लिए, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने की, या तो एक राज्य के लिए एक या कई राज्यों के लिए एक, ठीक है। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की दे दी गई। तो ज्वाइंट ट्रिब्यूनल्स भी बन सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें एक्ट आर्टिकल 323 में ये भी पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि जो दूसरी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, वहां पे इस तरीके का कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है तो उसको वहां से उठा करके ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो 2 तरह की ट्रिब्यूनल्स होती हैं, इनफैक्ट 3 तरह की होती हैं, ज्वाइंट भी होती हैं। तो पहली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका देख लेते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और बेंचेस कहाँ हैं। देखिए, 1985 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है, एडिशनल बेंचेस डिफरेंट स्टेट्स में है। फिलहाल 17 बेंचेज हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पूरे इंडिया में हैं, सिर्फ दिल्ली में तो है नहीं। तो उनकी सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पे भी बेंचेज हैं, ताकि उन्हें बहुत दूर न जाना पड़े। इसके अलावा जो बेंचेज हैं वो किसी दूसरी जगह पे भी जाकर के अपनी सिटिंग कर सकती हैं, जहां हाई कोर्ट की सीट है। अगर किसी जगह पे कोई रेगुलर बेंच नहीं है तो कोई बेंच वहां पे जाके भी अपनी सिटिंग कर सकती है जहां पे हाई कोर्ट की सिटिंग है, ठीक है।
अच्छा, इनका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होगा? एक तो रिक्रूटमेंट का होगा। रिक्रूटमेंट से पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट सबसे पहले कैट में ही आएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। वो और कहीं नहीं जा सकता पहले, ना सिविल कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा सर्विस मैटर्स जो भी पब्लिक सर्वेंट के हैं, जैसे कि वही अपने उन्होंने डिस्कस किया था कि उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गई, सैलरी का कुछ इनजस्टिस है या कुछ भी और की डिस्प्यूट है उनको, तो वो सब मैटर्स ये कैट में ही पहले आएंगे। अच्छा, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड है कैट के द्वारा? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। और सेंट्रल सिविल सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविल सर्वेंट्स अपने यहाँ एम्प्लॉय करती हैं, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, जितने भी अन्य सिविल पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस, डिफेंस सर्विसेज में कुछ सिविलियन पोस्ट भी होती हैं, तो वो भी कवर्ड है, ठीक है। और कौन से पब्लिक सर्वेंट नहीं कवर्ड है? जो डिफेंस फोर्सेस के मेंबर हैं वो कैट में नहीं आ सकते, उनके लिए अपना ट्रिब्यूनल है अपनी डिफेंस फोर्सेस में। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी कैट में नहीं जा सकते। सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरियल स्टाफ है वो भी कैट में नहीं जा सकता। कैट का कंपोजिशन कैसे होता है? उसमें एक चेयरमैन होते हैं और तमाम एन मेंबर्स होते हैं। फिलहाल 65 है उनकी सदस्य, उनकी संख्या। ये आते कहाँ से हैं मेंबर्स? ये जुडिशियल स्ट्रीम से आते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से आते हैं। जो भी जिनके पास भी जुडिशरी का बहुत अनुभव है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अनुभव है, उन लोगों के बीच से सेलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्या टेन्योर होता है? चेयरमैन का टेन्योर 5 साल होता है। मैक्सिमम 65 साल की एज तक वो सर्व कर सकते हैं। अगर 5 साल पूरा होने से पहले उनकी 65 साल की एज हो गई तो फिर 65 साल की एज पे वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे मेंबर्स हैं वो भी 5 साल सर्व कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 62 की एज पे रिटायर होना ही होगा, 62 से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या प्रोसीजर है कैट का? वहाँ पे जो जजमेंट होगा, जो ट्रायल होगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न नहीं है, उस तरीके से नहीं, इनका अपना होता है। गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस देना होगा, सबको सुनना होगा, तो तभी वो जजमेंट देंगे। और जो एप्लीकेंट्स हैं वो चाहे तो खुद भी आ सकते हैं या फिर एक लॉयर के थ्रू भी अपना केस प्रेजेंट करा सकते हैं। देखिए 323A में ये लिखा है कि तमाम अन्य कोर्ट्स का जुरिडिक्शन खत्म कर दिया जाएगा और सारे ये इस टाइप के सारे मैटर्स कैट में ही सुने जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुने जाएंगे। लेकिन एक केस हुआ था चंद्रा कुमार नाम का, तो उसमें डिसाइड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अब आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। ऑल्दो 323A में दूसरी कोर्ट्स का जुरिडिक्शन खत्म करने की बात है सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कैट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील पहले हाई कोर्ट में जाएगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वही जो सेम एक्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी बनाए हैं कुछ राज्यों के लिए। कहीं कुछ राज्यों के लिए अलग अलग बनाया है, कुछ राज्यों का कंबाइंड बनाया है, ज्वाइंट बनाया है, ठीक है। वही सेम चीज है, जो जुरिडिक्शन होता था उनका वही रिक्रूटमेंट के मैटर पे और सर्विस मैटर्स पे, लेकिन किसका? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन गवर्नर उस राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। इसी तरीके से जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, वो आप समझ ही रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का मिला करके जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन सकता है और प्रेसिडेंट ही चेयरमैन और मेंबर्स उसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सारे गवर्नर्स को कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, सारे राज्यों के गवर्नर्स को, जो भी कंसर्न राज्य हैं उनके गवर्नर्स को कंसल्ट करने के बाद। इसके भी जुरिडिक्शन और पावर्स बिल्कुल वही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसी ही होती है, ठीक है। अब दूसरे मैटर्स पे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं,
ये तो सर्विस मैटर्स पे एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया 323A। अब कोई दूसरा मैटर हो सकता है तो वो भी मैटर्स स्पेसिफाइड है यहाँ पे, उसके वैसे विषय में ट्रिब्यूनल जो बनाए जाएंगे जहाँ पे केस जाएगा सबसे पहले वो है 323B आर्टिकल के तहत। इसमें भी इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को ये कानून बनाने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, किस लिए कानून बनाने के लिए अधिकार दे दिया है? ताकि एक एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं जो एडजुकेट करें और ट्रायल करें। क्या ट्राई करेंगे? वो डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स और ऑफेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड मैटर्स। कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स दिए गए हैं, अभी वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके विषय में उसका एडजुडिकेशन करने के लिए, उसके ट्रायल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने का पावर दे दिया गया है पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी। देखिए, अगर कोई मैटर 7th शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में है तो उसके संबंध में ट्रिब्यूनल बनाने की पावर पार्लियामेंट की होगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन है। अगर स्टेट लिस्ट में है कोई मैटर तो उसके संबंध में ट्रिब्यूनल बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की होगी। ठीक है। अच्छा, किस किस मैटर पे ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं? कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स हैं, उन्हीं पे बनाए जा सकते हैं, ये नहीं कि हर किसी मैटर्स पे बनाए जाएंगे। पहला, लेवी असेसमेंट कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी टैक्स। कोई टैक्स के संबंध में उसको लगाना, उसका असेसमेंट करना, कलेक्ट करना, एनफोर्स करना, उससे वसूली करना, इसके विषय में। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स। ठीक है, जो भी फॉरेन है एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैटर है भारत की सीमा से आर पार, उसके संबंध में। इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, ये तो बहुत इजी है, मजदूरों के साथ कुछ विवाद हो, इंडस्ट्रीज का विवाद हो। लैंड रिफॉर्म्स बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन बाय द स्टेट फॉर ऑफ एनी स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 31A। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लैंड एक्वायर कर रही है, उसके विषय में डिस्प्यूट है, तो फिर उसके संबंध में भी ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। और अगर लैंड का के संबंध में एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ कोई राइट है, किसी व्यक्ति का राइट्स को कम किया जाता है या चेंज किया जाता है, या फिर सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड और इन अदर वे, इस तरीके से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो भी वो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, एक शहर में कितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक व्यक्ति होल्ड कर सकता है, वो उसके विषय में कोई डिस्प्यूट हो तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। देखिए, इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। जो भी चुनाव होते हैं, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ या फिर स्टेट लेजिस्लेचर चुनाव हुआ, तो उसके संबंध में कोई डिस्प्यूट अगर आ गया तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है और उसकी पावर दी गई है। लेकिन अगर 329A और 329 और 329A आर्टिकल के तहत वो मैटर है तो फिर वो उसके लिए ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स and such other goods as the president may by public notification declare to be of essential goods for the purpose of the country। देखिए, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स, इसके विषय में कोई डिस्प्यूट आ गया, किसी सामान, खाने के सामान का प्रोडक्शन हो, उसको खरीदना हो, उसको सप्लाई करना हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर उसके प्राइस को कंट्रोल करने के संबंध में कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट बना सकती है। H है रेंट इन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टेनेंसी इशूज इंक्लूडिंग द राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। रेंट है, उसका रेगुलेशन और कंट्रोल एंड टेनेंसी इशूज इंक्लूडिंग द राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो जैसे रेंट लोग किराए पे देते हैं अपना मकान है, उसका रेगुलेशन करना, उसका कंट्रोल करना, और जो किराएदारी से संबंधित विवाद है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। इसमें आपका जो भी अधिकार है, टाइटल किसका है, इंटरेस्ट, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का क्या क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर, इसके संबंध में भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। अच्छा, इतने जो हम लोग ने अभी इतने आइटम्स देखे, 8 आइटम्स देखे, इसके संबंध में कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है इसके संबंध में,
ठीक है। तो उसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। और फिर लास्ट है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव है। तो अगर मान लीजिए इससे इन सभी मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा है तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। इसको लास्ट में हम लोग फिर देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट पहले हाई कोर्ट में अपील करना होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।